Now let's understand the concept of fixed cost and variable cost in detail. Fixed cost which do not change with the change in level of output, ये वो लागत है, ये वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट का लेवल ऑफ आउटपुट से कोई लेना देना, कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा हो, लेवल ऑफ आउटपुट कम हो, उससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर असर नहीं आता है। These are primarily incurred on the fixed factors like machinery, building, land, etc. Fixed cost remain even if the output is zero because fixed factor will remain employed in the business. Short run में हमारे को कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं हमारे पास और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब चाहे मैंने प्रोडक्शन करी है, चाहे मैंने प्रोडक्शन नहीं करी है, चाहे मेरी फैक्ट्री में ताला लग गया है, फिर भी मुझे उस लैंड का रेंट पे करना पड़ेगा, फिर भी उस मशीन की मुझे कॉस्ट आएगी, फिर भी मुझे उस बिल्डिंग की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इवन व्हेन द आउटपुट बिकम्स जीरो or even when the factory is not operating, it is not producing any output, still there is some cost which is incurred. That cost is called fixed cost. और वो cost जितनी हमारे को जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आएगी, यानी कि हमारी फैक्ट्री अगर बंद है तब भी मुझे उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और मेरी फैक्ट्री अगर चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डजंट मैटर, दैट कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट। In fact, fixed costs are incurred even before the output actually starts. They have to be borne even if no output is produced. यानी कि मैं प्रोडक्शन करूं, मेरी फैक्ट्री चले, ज्यादा प्रोडक्शन करे, कम प्रोडक्शन करे, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर मुझे इनकर करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, a sugar mill usually remains closed for about 3 months during a year because of non-availability of raw material sugarcane. एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो मिल होती है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए गन्ना चाहिए, शुगर केन चाहिए, लेकिन साल के कुछ ऐसे 3-4 महीने होते हैं जब हमारे पास ये शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं होती है। उस टाइम पीरियड पर ये जो मिल है, ये शुगर मिल है, ये फैक्ट्री बंद होती है, लेकिन फैक्ट्री बंद होने पर भी कुछ ना कुछ ऐसी कॉस्ट है जो हमारे उस मिल के मालिक को पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स द मिल ओनर स्टिल हैव टू इनकर सर्टेन कॉस्ट लाइक रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग्स, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, म्युनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री। ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जिस कॉस्ट को हमें बियर करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी फैक्ट्री बंद है, चाहे मेरी फैक्ट्री चल रही है, बिकॉज फैक्ट्री ज्यादा चलेगी, अच्छा प्रोडक्शन करेगी, तब भी फैक्ट्री का जो रेंट है वो उतना ही रहेगा, फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस है वो उतनी ही रहने वाली है, मेरे को उस लोन, उस बोरोइंग का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इवन इफ माय फैक्ट्री इज नॉट ऑपरेटिंग। सो सर्टेन कॉस्ट इज इनकर्ड इवन व्हेन योर फैक्ट्री इज क्लोज्ड, even when there is zero level of output, that is called fixed cost. These costs are called fixed cost or supplementary cost or overhead cost or indirect cost. तो आपने ये याद रखना है, चाहे इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल दो, चाहे सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलो, या फिर ओवरहेड बोलो, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलो, इसका मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, आउटपुट ज्यादा हो कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो धीरे धीरे हम ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी 10 रुपए का खर्चा हो रहा था फैक्ट्री के अंदर, जब हमने 1 यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस किया तब भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर 10 रुपए का ही है, जब 2 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तब भी फैक्ट्री के अंदर खर्चा 10 रुपए का ही है, और जब आउटपुट बढ़ता बढ़ता 6 यूनिट पर पहुंच जाता है तब भी कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा 10 रुपए पर ही रुका हुआ है। इस एक्सपेंस को, इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट के बढ़ने पर बढ़ेगी नहीं, लेवल ऑफ आउटपुट के घटने पर घटेगी नहीं, जितनी लागत मुझे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आ रही है उतनी ही मुझे लागत मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर आएगी। सो हमने क्या किया, हमने इसके बाद एक फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाने की कोशिश करी। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द आउटपुट, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट।
जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तब भी हमें 10 रुपए का खर्चा पे करना पड़ रहा है। जब लेवल ऑफ आउटपुट 1 यूनिट पर आ गया तब भी 10 रुपए की कॉस्ट है। जब लेवल ऑफ आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट तक पहुंच गया तब भी हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है 10 रुपए पर। सो इफ यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। So what is fixed cost curve? It is a horizontal straight line parallel to x-axis which shows that the total fixed cost is constant at all levels of output. तो आपको ये दिख रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट के बढ़ने या लेवल ऑफ आउटपुट के घटने के बावजूद भी आपकी कुछ ऐसी कॉस्ट होती है फैक्ट्री के अंदर शॉर्ट टर्म पीरियड में जो फिक्स होती है, जिसका इंक्रीज नहीं होता कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के इंक्रीज होने से और जिसका कॉस्ट घटता नहीं है लेवल ऑफ आउटपुट के घटने से। एंड वन थिंग यू शुड नोट वेरी क्लियरली इज दैट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज स्टिल सेम कॉस्ट दैट इज इनकर्ड। तो चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, चाहे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट। देन वी हैव द कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगेन इसको एक बार पढ़ते हैं डिटेल में। वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, मतलब ये वेरी करेगी। एनी कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते थे बिकॉज उसका लेवल ऑफ आउटपुट के साथ रिलेशनशिप नहीं है। जिस भी चीज का रिलेशनशिप होगा लेवल ऑफ आउटपुट के साथ उसको हम बोलेंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड है। सो वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होने वाली है। जब लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जब लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। So these are the costs which are incurred on variable factors of production. Such cost will increase when the output increases and decrease when the output decreases. This is why it is called direct cost, since they change directly in relation with the level of output. In other words, variable costs are incurred as long as the production continues, but the moment the production stops, variable cost will also cease to be incurred. उस फैक्ट्री के अंदर, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक गई है, प्रोडक्शन बंद हो गई है, वहां पर लेबर कॉस्ट नहीं होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं होगी, पावर की कॉस्ट नहीं होगी, फ्यूल की कॉस्ट नहीं होगी। यानी कि हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन करने पर होती है और अगर प्रोडक्शन ना हो तो वो कॉस्ट नहीं होगी, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सो द मोमेंट योर प्रोडक्शन स्टॉप्स or the production is at 0 level of output, there will not be any cost which is in the form of variable. So कोई भी cost जो लेवल ऑफ आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाए, 0 लेवल पर आने से खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। द कॉस्ट incurred on raw material, power, fuel, wages of temporary labor, wear and tear of machinery are the examples of variable cost. तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो फ्यूल एंड पावर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज फ्यूल एंड पावर ज्यादा चाहिए होगा, तो फ्यूल एंड पावर इज वेरिएबल कॉस्ट। जब ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज्यादा लेबर चाहिए, तो लेबर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। और जब सभी प्रोडक्शन को मैं जीरो कर दूंगा, 0 लेवल पर आ जाऊंगा, तो ना मुझे लेबर चाहिए, ना मुझे पावर चाहिए, ना मुझे फ्यूल चाहिए, ना ही मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। सो ऑल दीज कॉस्ट विल बी 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। सो वही एग्जांपल को अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, शुगर वाला, when that sugar mill is working, जब वो मिल चलती है साल में, mill owner has to incur the cost of sugar cane, power, wages of temporary labor. If the production of sugar has to be increased, these costs will also increase. If the production has to be decreased, these costs will decrease. And if sugar mill is closed, the variable cost will also fall to 0. जब मिल ही बंद हो जाएगी, फैक्ट्री ही बंद हो गई, प्रोडक्शन 0 है, तो कॉस्ट भी 0 है। कौन सी कॉस्ट 0 है? वेरिएबल कॉस्ट 0 है। स्टिल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम
क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 to 6। तो ऑन द एक्स एक्सिस द आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 6। तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, इसका असर वेरिएबल कॉस्ट पर क्या हो रहा है ये देखते हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मुझे कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज जब प्रोडक्शन जीरो है कोई कॉस्ट नहीं है। कौन सी कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे पे करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो एट लेवल जीरो देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। सो जीरो लेवल पर हमारा जो ग्राफ है वो यहां पर होगा। जब मैं 1 यूनिट की प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे लेबर की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, मुझे शायद एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, फ्यूल का, पावर का, है ना। तो इन कॉस्ट के साथ मेरी 1 यूनिट पर 10 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एट यूनिट 1 द कॉस्ट इज 10 रुपीज। जब और प्रोडक्शन करेंगे हम सेकेंड लेवल पर आ जाएंगे तो हमारी और कॉस्ट इंक्रीज करेगी। तो सेकेंड यूनिट पर हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई, बिकॉज जब हमने 1 यूनिट बनाया था तो हमारी कम कॉस्ट लगी थी, जब हमारे पास 2 यूनिट है तो हमारी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जब हमारे 3 यूनिट होंगे तो हमारी और कॉस्ट लगेगी, बिकॉज एज एंड व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द लेबर कॉस्ट इंक्रीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज, जिसको हम डायरेक्टली रिलेटेड बोलते हैं आउटपुट के साथ। सो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर आप इसी को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसी प्लॉटिंग आ जाएगी, और इनको अगर आप लाइन से जोड़ दोगे तो यू विल गेट अ कर्व विच इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होता है, इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर। तो जब आप एक ग्राफ पेपर के ऊपर आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करते हो तो आपके पास एक कर्व आ जाता है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, एज एंड व्हेन द आउटपुट increases the variable cost will go on increasing. This curve is upward sloping, which means that total variable cost goes on increasing with increase in the level of output. तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे आउटपुट घटता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट घटती है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आपको कोई भी वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। तो देयर इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक हो?